रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है। नमस्कार, अफसरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। 10वीं में 44.7% मार्क्स, 12वीं में 65%, ग्रेजुएशन में 60% और 18 बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल। क्या मैं आईएएस बन सकता हूं? ये सवाल हर माँ बाप सोचते हैं, हर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला छात्र सोचता है, लेकिन इसका जवाब है हाँ, मैं आईएएस बन सकता हूं। बहुत स्वागत करता हूं। मैं यूपीएससी फाइट कर चुके हैं, 2009 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, फिलहाल संचालक हैं तकनीकी शिक्षा के, अवनीश शरण साहब। बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। धन्यवाद सर, मार्कशीट की डिटेल अगर कोई छात्र देखे या किसी के पेरेंट्स देखे तो ये सोचता होगा कि वो बच्चा कभी आईएएस बन ही नहीं सकता। 10वीं में 44.7 मतलब लगभग थर्ड डिवीजन के आसपास सर। बाकी भी एक एवरेज स्टूडेंट, 18 बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफलता। ये असफलता से सफलता तक की कहानी कहाँ से शुरू हुई सर? आपने ठीक कहा। जो मार्कशीट मैं देखता हूँ अपनी पुरानी मार्कशीट, तो मुझे खुद भी भरोसा नहीं होता कि ये मेरी मार्कशीट है। ये जो असफलता से सफलता की कहानी जो आपने बताया, 18 बार एग्ज़ाम में फेल करना और फिर यूपीएससी में सफलता प्राप्त करना, ये कहानी एक बहुत लंबी कहानी है और इसमें समय समय पे संघर्ष है, लोगों का साथ है, दोस्तों का साथ है, परिवार के लोगों का साथ है, मेरा खुद का एक कह सकते हैं आप संघर्ष है। वो एक लंबी कहानी है इसमें। सर, बहुत छोटा सा गांव है जहाँ से आप आते हैं सर। मानचित्र में शायद बहुत लोग जानते नहीं है, तो उस गांव के नाम भी नहीं जानते होंगे सर। समस्तीपुर का छोटा सा वो गांव है। वहाँ से लेकर 12th तक का सफ़र वहीं स्कूल में हिंदी मीडियम में, शायद ग्रेजुएशन तक का भी सफ़र हिंदी मीडियम में। बहुत लोग घबराते हैं सर, और अब तो माँ बाप भी चाहते हैं कि उनका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, लेकिन सर हम लोग भी जब पढ़ते तो हिंदी मीडियम में पढ़ते थे, तो हम एक शाय नेचर रहता था कि यार कोई इंग्लिश में बात करेगा, इंग्लिश वाला कोई स्टूडेंट होगा, उससे कैसे बात करेंगे, कैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर पाएंगे, क्योंकि हमको ये लगता है कि पहली प्रायोरिटी उसका इंग्लिश या अंग्रेजी जानना होता है। शुरुआत से लेकर ग्रेजुएशन तक का सफ़र के बारे में बताएंगे। आज जैसा आपने बताया, बिहार राज्य में समस्तीपुर ज़िला है, वहाँ पे केवटा एक गांव है, वहीं पे मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, मेरा घर वहीं है। और मेरे घर में लाइट भी नहीं थी उस समय। जो मेरी 10वीं तक की पढ़ाई हुई है उस समय तक तो लाइट नहीं आई थी। 10वीं के बाद मैंने जो ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है वो अपने ब्लॉक के गवर्नमेंट कॉलेज से की है। ग्रेजुएशन में ठीक ठाक जैसा आप 60% मार्क्स है। उसके बाद फिर मैंने आगे इलाहाबाद में तैयारी शुरू की यूपीएससी की, फिर मैं दिल्ली चला गया। बट ये जो आपको 10वीं तक का जो सफ़र है वो बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं संघर्ष वाला है, कठिन है। उस समय तक तो मुझे क्या मतलब किसी को भरोसा नहीं था कि मैं इस एग्ज़ाम में आगे बैठ भी पाऊँगा, क्वालिफाई करना तो दूर की बात है। तो ये एक सफ़र है जिसको मैंने आगे कंप्लीट किया। फादर आपके प्रेस रिपोर्टर रहे हैं सर, और जिस प्रकार से 10वीं तक के मार्क्स थे, कभी उनको लगता था कि वो 10वीं का अवनीश शरण आज जिस जगह पर बैठा है कभी बैठा हो सकता है, या उनके दिमाग में कभी ऐसा आया कि आप कलेक्टर बनेंगे? हाँ, मेरे पापा हिंदुस्तान पेपर से जुड़े हुए हैं। तो जब ये मार्क्स आया तो पापा ने ही मुझे बताया कि तुम पास कर गए हो। तो मुझे तो एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं थी कि बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि 96 में मैंने 10th किया था। उस समय वर्ल्ड कप का फीवर था इंडिया में और सारे मैचेस मैंने देखे हैं। तो मैंने पापा से बस यही पूछा, पास कर गए ना? तो पापा बोले हाँ पास कर गए हो। मैंने कहा मार्क्स कैसे हैं? बोले 3rd डिवीज़न आया। तो पापा को इस बात का ज़्यादा अफसोस था कि अब अपने फ्रेंड सर्किल में, क्योंकि आप जानते हैं मीडिया से जुड़े लोग होते हैं, उनका फ्रेंड सर्किल एक बड़ा होता है, तो वहाँ पे क्या बताएंगे कि मतलब 3rd डिवीज़न आया। मैंने कहा पापा सबको मार्क्स मत बताइएगा, बस ये बोलेगा पास हो गया है। पापा ने ये भी कहा कि तुम एक बार अगली बार भी बैठ सकते हो, ताकि तुम्हारा हो सकता है मार्क्स बेहतर हो जाए। मैंने कहा क्या गारंटी अगली बार पास कर जाऊँ, अगर फेल भी तो कर सकता हूँ। लेकिन मैंने पापा को ये भरोसा दिलाया था कि आप भरोसा रखिए, मुझे आगे पढ़ाई करने दीजिए, मुझे 1 साल ड्रॉप नहीं करना है और मैं आपको कुछ अच्छा ही करके दिखाऊंगा, आपका नाम मतलब ख़राब नहीं करने दूंगा। सर, आजकल के बच्चे और आजकल के पेरेंट्स मार्कशीट के प्रति बहुत कंसर्न रहते हैं सर। मैथ्स में कितना नंबर आया, फिजिक्स में कितना नंबर आया, इंग्लिश में कितना नंबर आया, ज्योग्राफी में कितना नंबर आया। क्या मार्कशीट भविष्य तय करती है, लगता है आपको? देखिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से जो मानना है, और मेरा मतलब आई एम स्ट्रांग बिलीवर ऑफ दैट, कि एक एग्ज़ाम के भरोसे आप पूरी जीवन नहीं निकाल सकते। हो सकता है किसी एक एग्ज़ाम में नंबर नहीं आने के बहुत सारे कारण होते हैं। आपकी उस समय तबीयत ठीक नहीं हो, एग्जामिनेशन हॉल में आप सब कुछ जानते हुए भी बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए हो,
तो उस तत्कालीन परिस्थिति में आपने कैसे एग्ज़ाम दिया और मार्क्स कितने आए, उस पर पूरा करियर डिसाइड नहीं हो सकता। हो सकता है आप एक एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं लाएं, लेकिन अगले एग्ज़ाम में बेहतर करेंगे, और उस जो मार्क्स आपका अगर मान लीजिए ख़राब आता है, उसको आप एक चैलेंज के रूप में लें कि जैसे मेरे मार्क्स ख़राब आए तो मैंने उसको एक चैलेंज के रूप में लिया कि नहीं, मुझे बेहतर ही करना है। और दूसरा है कि अगर आप हमेशा टॉप करोगे तो सेकंड नंबर आने में भी आपको बुरा लगेगा कि मैं हमेशा टॉप करता था, सेकंड आ गया। लेकिन जब आपका सेकंड या थर्ड ला रहे हो तो आप हमेशा बेहतर करने की गुंजाइश रहती है। तो बेहतर करने की गुंजाइश होनी चाहिए लाइफ में, और जो कंपैरिजन होनी चाहिए खुद से करनी चाहिए कि आप पहले क्या थे, अभी क्या हो। असफलता जब इंसान को मिलती है तो सर टूट सा जाता है इंसान, लगातार असफलता मिलते जाती है। आपने तो असफलता को हर पैमाने पर तौला है और हर असफलता से सफलता की ओर बढ़ने का रास्ता बनाया। 18 बार, मैं फिर कहूँगा, सुनिएगा आप बहुत गौर से, 18 बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेल होने के बावजूद भी अवनीश शरण साहब ने हिम्मत नहीं हारी। सर एक मौका दो मौका नहीं, 18 एग्ज़ाम, ऐसे एग्ज़ाम जो शायद जैसे यूपीएससी आपने सर सेकंड बार में आपने क्लियर कर लिया, पहली बार में भी आपने प्रीलिम्स क्लियर किया था, लेकिन सीडीएस से लेकर तमाम जो सफ़र आपने तय किया, उस समय मन नहीं घबराता था यार एक बार निराशा लग रही है, 2 बार असफलता, क्या कभी जीवन में सफलता मिल पाएगी, ऐसा मन नहीं लगा उस समय, मन नहीं डोला उस समय? अगर आप लगातार असफल हो रहे हैं और आपको आगे सफल होना है तो उसमें एक तो आपकी अपनी खुद की जो विलिंगनेस होती है, उसके साथ साथ जो फ्रेंड्स हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनका सपोर्ट भी होना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ क्या होता है, आप एक बार असफल होते हैं तो इतना प्रेशर हो जाता है आप पे फ्रेंड्स का और पेरेंट्स का कि आप उसमें टूट जाते हैं। बट जैसी मेरी यात्रा रही है, जैसा आपने बताया, 18 बार अलग अलग एग्ज़ाम्स में, पहले मैट्रिक लेवल मैंने दिया, एसएससी का एग्ज़ाम, उसमें डिस्क्वालीफाई हो गया, सीडीएस दिया, सीपीएफ दिया, लगभग 12-13 अटेम्प्ट दिया मैंने स्टेट पीएससी के, किसी में प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। उस समय तो एक लगा था, लोगों को लगता था कि पता नहीं ये कुछ कर भी पाएगा कि नहीं। लेकिन मैंने ये छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैंने सारे स्टेट पीएससी दिए बट बिहार पीएससी कभी नहीं दिया। तो पापा ने पूछा भी कि तुम बिहार पीएससी क्यों नहीं देते हो। मैंने मजाक में ही कहा था कि बिहार आऊँगा तो आईएएस बन के आऊँगा। मतलब वो एक मजाक में कहा गया वाक्य, ऐसा लगता है कि वो सच हो गया। तो मैंने सारे स्टेट पीएससी दिए, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सारे में मैंने प्रीलिम्स भी मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। लेकिन उससे एक फ़ायदा ये हुआ कि एक अनुभव हुआ कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो, उसका एक प्रेशर, उसके बाद फिर आप देखते हो कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से आ रहा है, क्या ट्रेंड है, तो उससे आपको नॉलेज ही बढ़ता है, आपका नॉलेज बढ़ता है। तो उसको फिर यूपीए से मैंने ट्राई किया और फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुँचा मैं। समस्तीपुर का वो छोटा सा गांव सर केवटा, जहां पर शायद एसपी और कलेक्टर की गाड़ी कभी सालों में एक बार आती होगी सर, उन गाड़ियों को जब देखते थे तब उस मन में अवनीश शरण, जब बचपन में छोटा अवनीश शरण हुआ करता था, बचपन का मन था, उस समय लगता था इस गाड़ी में कभी मैं भी बैठूंगा, या ग्रेजुएशन तक ख्याल ही नहीं आया कि कभी मुझे कलेक्टर बनना है? अरे मुझे ध्यान है, जब मैं छोटा था, 10th या 11th में रहा हूँगा, उस समय मेरे ज़िले में, मेरे गाँव में एक बार एसपी आए थे और 1-2 महीने बाद कलेक्टर की गाड़ी मैंने जाते हुए देखी थी। लंबी काफिला, लंबा था। तो मैंने पापा से ऐसे ही पूछा कि पापा ये कौन हैं। तो पापा चूँकि मीडिया से जुड़े थे, उनको सारी चीज़ें पता थी, उन्होंने कहा हमारे ज़िले कलेक्टर हैं। फिर मैंने पूछा कलेक्टर कैसे बनते, कैसे हैं, करते क्या हैं, फिर पापा ने मुझे बताया। तो उस समय मुझे थोड़ा सा फैसिनेट तो किया था, बट मैं सीरियस कभी नहीं था कि हाँ मैं भी इस सेवा में जा सकता हूँ। बट मुझे उनका, जब पापा ने बताया कि इनका पब्लिक तक डायरेक्ट अप्रोच होता है, पब्लिक उन तक पहुँच सकती है, पब्लिक एक बहुत बड़े आप ग्रुप को एड्रेस करते हैं, उनकी जो समस्या है, उनकी जो चीज़ें हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की योजनाओं को लोग तक पहुंचाते हैं, और पूरा सफल जो क्रियान्वयन है कलेक्टर पे डिपेंड करता है। जिले का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो एसपी के हाथ में होता है। तो मुझे वो चीज़ें प्रभावित तो करती थी, बट चूंकि मैं औसत विद्यार्थी था तो मैंने कभी सीरियसली नहीं सोचा था कि मैं यूपीएससी की तैयारी भी कर पाऊंगा। बट ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने सीरियसली मतलब इसकी तैयारी शुरू की। क्या वो वाकया क्या हुआ था सर अचानक, जो चाचा कभी नहीं लगता था कि अवनीश शरण यहाँ तक पहुंचाएंगे, अचानक उनको लगा कि आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं? 2002 या 3 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, 2003 में हुआ था। उसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स ने सीडीएस का फॉर्म फिल किया था, तो उन्होंने मेरा भी फॉर्म फिल करा दिया। उसमें से कई फ्रेंड एग्ज़ाम देने गए, कुछ नहीं गए, मैं भी एग्ज़ाम देने गया। उसमें से मेरे ग्रुप में किसी का नहीं हुआ, मेरा रिटर्न क्वालिफाई मैं कर गया था। उसके बाद फिर एसएसबी देने के लिए इलाहाबाद गया था। तो उस समय मेरे चाचा इलाहाबाद में ही उनकी जॉब थी, इलाहाबाद में पोस्टिंग थी। वो लोहितेश शरण नाम है उनका, और वो राज्य प्रशासनिक सेवा में उत्तर प्रदेश में पदस्थ हैं। तो उन्होंने देखा कि ये मतलब ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं था कि पढ़ने में बहुत अच्छा है, बट सीडीएस का अगर रिटर्न क्वालिफाई किया है तो कुछ तो है उसमें। उन्होंने फिर मेरा वहाँ पे एक टेस्ट जैसा
क्वेश्चन आंसर उन्होंने शुरू किया कि इसका बेसिक नॉलेज कैसा है, तो उनको लगा कि नहीं इसमें कुछ है। तो वो मेरे जीवन का कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट है कि उन्होंने फिर उसको आप कह सकते हैं पुश किया या धक्का देना कह लीजिए, उन्होंने मुझे यूपीएससी के लिए मतलब उसी समय से फोर्स करना शुरू किया और फिर मैं यहाँ तक पहुँच पाया। कहते हैं कि राज्य प्रशासनिक सेवा से टफ होता है यूपीएससी, फिर ऐसा क्या तैयारी में ऐसा कुछ आया सर कि राज्य प्रशासनिक सेवा का जो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया लेकिन यूपीएससी का आपने क्लियर कर लिया सर? मुझे लगता है यूपीएससी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है और जो राज्य प्रशासनिक सेवा की जो परीक्षाएं होती हैं वो थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड होती हैं और स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करता भी नहीं था क्योंकि मेरा यूपीएससी के लिए था कि यूपीएससी क्वालिफाई करना है। तो राज्य प्रशासनिक सेवा देने से ये फ़ायदा हुआ कि मेरे नॉलेज में थोड़ा सा वृद्धि हुई कि हाँ क्वेश्चन का ट्रेंड कैसा होता है, कौन सी किताबें पढ़ने से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। इसी बहाने मैं बहुत सारे राज्य भी घूम चुका हूँ। तो आप कह सकते हैं कि पीसीएस देने से भले ही मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन एग्जामिनेशन का एक ट्रेंड, एक जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या फ़ाइट होती है, एग्जामिनेशन हॉल में क्या प्रेशर होता है, इसका मुझे आगे यूपीएससी में फ़ायदा हुआ। सर गुजरात के भरूच के कलेक्टर हैं तुषार जी, उनकी मार्कशीट भी आपने शेयर की थी सर, और बहुत कुछ मिलता जुलता आपसे ही मिलता जुलता उनका भी था कि बहुत अच्छा वो भी नहीं कर पाए थे सर। ये मार्कशीट वाली जो चीज़ें हैं, क्या बात आपको उनकी हिट की जो आपने अपने ट्विटर अकाउंट से उनके बारे में शेयर किया था सर, तुषार जी के बारे में? हाँ, वो भरूच के कलेक्टर हैं तुषार, तो उनकी मार्कशीट मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे भेजी कि सर आपके भी तो ऐसे ही मार्क्स थे, तो मैंने मतलब काफ़ी अपने से करीब माना उसको। दूसरा है उसमें एक उन्होंने जो बात लिखी थी कि उनके स्कूल में उनके टीचर्स को भी भरोसा नहीं था और ऐसा लगता था टीचर्स को कि ये कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। पूरे गांव के लोगों को लगता था कि ये तो बस ऐसे ही पढ़ाई कर रहा है, आगे इस करियर में कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद उसने वो मुकाम हासिल की तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया उसने, और वो भी मतलब इंग्लिश मीडियम का नहीं था, उसका भी जो हम्बल बैकग्राउंड था। तो ये सब चीज़ें मुझे अट्रैक्ट किया और मैंने फिर उसको शेयर किया। उसने उस पर मुझे धन्यवाद भी दिया, उसको भी मतलब काफ़ी अच्छा लगा। अफसरनामा जब उनके साथ शूट हुआ था मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमारे जो न्यूज़ हेड है शरद जी ने बातचीत थी, उन्होंने जिक्र भी किया था कि उस मार्कशीट के सोशल मीडिया में आने के बाद मैं भूतकाल में ही जी रहा हूँ, मतलब मैं लोगों को यही बता रहा हूँ कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। सर आज का ये यूथ है, बहुत जल्दी भटकाव है उसके मन में, इतना सब्र नहीं है। 18 बार का सब्र आपने देखा, अब तो एक बार मायूस होता है इंसान, वो तत्काल फील्ड बदल लेता है या वो समझ जाता है कि मैं वो नहीं कर पाऊंगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे लोगों? पता नहीं किस चीज़ का प्रेशर है, खुद का प्रेशर है, समाज का प्रेशर है, परिवार का प्रेशर है, टीचर्स का प्रेशर है, अच्छा करने का प्रेशर है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने से नहीं होता है। मैं सीरियसली बताता हूँ, मैंने जो पढ़ाई की है और जो आगे कंपटीशन की जो तैयारी की है वो मैं कभी कि मुझे ये रैंक लाना है या मुझे ऐसा करना है उसके लिए नहीं किया। मैंने जो पढ़ाई की है कि मुझे नॉलेज गेन करना है और उसी नॉलेज के बदौलत आप कर सकते हो। तो बच्चों को मैं ही समझाना चाहूँगा कि आप किसी चीज़ के लिए प्रेशर मत लो। अगर एक समय में आपका 1 साल या 2 साल में अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है या किसी 10वीं या 12वीं में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आगे भी जीवन में बहुत सारे मौके मिलेंगे। ये तो रही एग्ज़ाम की बात। अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम समाज में एक बेहतर इंसान के रूप में आप जीवन जी सकते हैं। उसमें आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लेना और जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है मेहनत करना, बट रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। तो जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसमें आप बहुत ज़्यादा टेंशन मत लें, लेकिन साथ ही साथ जो आपका एफर्ट होना चाहिए बहुत ही ऑनेस्ट होना चाहिए, बहुत ही फोकस्ड होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में तैयारी के लिए समय लगता है। उसके लिए आपको फोकस्ड होना पड़ता है, आपको कंटिन्यूसली मेहनत करना पड़ता है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आप में, तभी आप अचीव कर पाएंगे। किसी ने अपने जीवन में बहुत बड़ा लक्ष्य तय करके रखा है सर, जैसे आपने ग्रेजुएशन के बाद तय करके रखा कि आपको यूपीएससी सेलेक्ट होना है, वैसे ही कोई छात्र जो अपने जीवन में बड़ा लक्ष्य तय करके रखते हैं उसको उस लक्ष्य में आगे बढ़ने के लिए किन बातों का ध्यान रखना? हाँ, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप कोई भी लक्ष्य लेते हैं, चाहे वो सर्विस में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे बाकी सोशल सर्विस में हो, आपको सबसे पहले तो फोकस्ड होना पड़ेगा कि आप जो चाह रहे हैं वो चाह क्या रहे हैं। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आप आज ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, फोकस्ड होना चाहिए। दूसरा है कि जो आपको एक सही गाइडेंस मिलना चाहिए। जो बच्चे हैं उनको एक प्रॉपर जो गाइडेंस होता है, चाहे वो टीचर का हो, चाहे कोई मेंटरशिप जिसको कहते हैं, एक कोई मेंटोर होना चाहिए जो उनको सही से गाइड कर पाए। और तीसरा है जो उनका रिसोर्स प्रॉपर मिलना चाहिए। तो रिसोर्स, आप ऐसा नहीं कि रिसोर्स का मतलब होता है कि आप दिल्ली जाके कुछ करें या बड़े शहरों में जाके करें। आप जहाँ भी पढ़ाई करें, जैसे इस साल भी आप देखिए छत्तीसगढ़ में जो रिजल्ट आए यूपीएससी में, अच्छे रिजल्ट आए, और जो बच्चे हैं वो अधिकतर मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के ही हैं और जो यहीं पे पढ़ के पढ़ाई किए हैं। तो प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर आपका फोकस और
तीसरा रिसोर्स, ये तीनों का समन्वय बहुत ज़रूरी है और टाइम लगता है। तो इसमें आपको थोड़ा सा इस एरिया में मेहनत करना पड़ेगा। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं सर, उनको ऐसा लगता है राज्य प्रशासनिक सेवा तो वो क्लियर कर सकते हैं, लेकिन यूपीएससी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हो सकता है इंग्लिश नहीं जानते या बहुत ज़्यादा इंग्लिश की समझ ना हो। क्या ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे छात्रों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? क्या बहुत मैंडेटरी है इंग्लिश आपको आए तभी आप यूपीएससी फाइट कर सकते हैं या यूपीएससी सेलेक्ट हो सकते हैं? हिंदी मीडियम से पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि आप इंग्लिश को बिल्कुल एकदम अवॉइड ही करें। आप जितना संभव हो सके इंग्लिश मीडियम की भी मानक पुस्तकें पढ़ें। मेरे से बहुत बच्चे गाइडेंस लेते हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि इंग्लिश नहीं जानने का मतलब इंग्लिश से नफरत करना नहीं। आप जो इंग्लिश में पढ़ सकते हो, इंग्लिश में जो किताबें उपलब्ध हैं और अगर उसको आप पढ़ सकते हो तो उसको पढ़िए, और कोशिश करिए कि इंग्लिश मीडियम के जो अच्छी जो नोट्स हैं उसको आप हिंदी मीडियम में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, जैसा मैंने अपनी तैयारी में भी किया था। इंग्लिश से नफरत नहीं करना है, बट इंग्लिश उतना जानना है जितना ज़रूरी है। और एग्जामिनेशन में जैसा मैंने बताया इंग्लिश क्वालिफाइंग है, बट हमारे मन में ये होता है कि हिंदी मीडियम के हैं तो सिर्फ हिंदी मीडियम की ही किताब पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम को मुझे टच भी नहीं करना है। ऐसा ना करें सर। पेरेंट्स को हमने देखा है कि बच्चा कोई भी जिद करता है एक बार में पूरी वो कर देते हैं। अभी तो ठीक है आपकी परिस्थिति जैसी भी हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे माँ बाप रहते हैं सर, वो हर कुछ पूरा नहीं कर पाते। यूपीएससी के लिए हम देख लें या पीएससी के लिए देख लें, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ऐसा लगता है कि ये भी किताबें ले लूँ वो भी ले लूँ। क्या इतना खर्चीला है यूपीएससी सेलेक्ट होना और यूपीएससी की तैयारी करना? अब बहुत ज़्यादा खर्चीला नहीं है, बट जैसा मैंने बताया अगर प्रॉपर आपको गाइडेंस है तो क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा जरूरी यूपीएससी में क्या नहीं पढ़ना है। हम लोग क्या करते हैं, लगता है कि मार्केट में जितनी भी उपलब्ध किताबें हैं सब पढ़ लें। उसमें क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होता है, क्योंकि एक किताब हो सकता है कुछ और कर रही हो, दूसरी जो मानक किताब नहीं है वो कुछ और कह रही हो, तो आप उसमें उलझ जाते हैं। नोट्स इतने सारे के उपलब्ध हैं कोचिंग सेंटर्स के, उसमें आप उलझ जाते हो। तो क्या आप जो पढ़ रही है मानक पुस्तकों का अध्ययन करिए। जो यूपीएससी के लिए जो प्रेस्क्राइब्ड जो बुक लिस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं, वो करिए। बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं। जहाँ तक रिसोर्स की बात है, आजकल आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि लोग बिना दिल्ली गए हुए या बिना बड़े शहरों के गए हुए वहाँ पढ़ाई करते हैं और सेलेक्ट होते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जैसा मैंने बताया डायरेक्शन सही होना चाहिए, एक प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। सर 18 बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफलता, लेकिन यूपीएससी पहली टर्म जब आपने दिया पहली बार तो भी प्री आपने क्लियर कर लिया। क्या उस समय कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया था तब तक कि किस विषय पर जाना है और किस तरह से आगे बढ़ना है? उस समय तक तो मतलब कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया था मुझे। मतलब इतना पढ़ाई कर लिया था और 4-5 साल का जो संघर्ष मेरा हो गया था, उससे एक चीज़ तो सीख लिया था कि इस एग्ज़ाम को कुछ विशेषता होनी चाहिए आपकी तैयारी में। वो अगर आप में आ गई तो बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं। आप बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्स में और जो स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आप सेलेक्ट हो जाए। बहुत लंबा सफ़र है। बलरामपुर कलेक्टर, रायपुर नगर निगम कमिश्नर, बिलासपुर, बहुत जगह आप रहे, कवर्धा कलेक्टर आप रहे। बलरामपुर कलेक्टर के तौर पर पहला आप कलेक्ट्री आपने बलरामपुर जिले से शुरू की। क्या ऐसी कोई चीज़ याद आती है आज भी? क्योंकि कलेक्ट्री का तो समय अब निकल गया, बहुत सीनियर आप हो गए सर, लेकिन वो समय से लेकर अब तक का समय, कुछ ऐसी कोई बातें याद आई जो आपको याद आज भी लगता हो यार उस जिले में मैंने गया तो ये काम आज तक चल रहा है, या मैंने जो शुरू किया है वो आज भी चल रहा है? क्योंकि मैं इसके पहले भी कई इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं सर अफसरनामा में कि अधिकारी यही कहते हैं कि मैंने शुरू करके तो आया था लेकिन कोई दूसरा अधिकारी गया वो उसको बदल देता है। तो क्या ऐसी कोई योजना आपको ध्यान है या गर्व होता है कि मैंने वो शुरू किया था आज तक चल रहा है? मुझे लगता है जब हम कलेक्टर बनते हैं तो हमें जो मूल काम हमें शासन की योजनाओं को पहुंचाना होता है। बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होना एक समय के बाद फिर क्या होता है कि बाद में वो सस्टेन नहीं कर पाती हैं आपकी जो चलाई हुई चीज़ें। तो अपना फोकस तो होना चाहिए गवर्नमेंट की स्कीम्स पे, जो सस्टेनेबल रहता है, कोई भी आता है उसको आगे बढ़ाता है। कुछ इनोवेशन इंटरवेंशन आप कर सकते हैं। तो बलरामपुर की जो चीज़ें हैं मुझे जो याद रहती हैं, वो मैंने बाइक एम्बुलेंस वहाँ पे चलाया था, उसकी भी एक कहानी है। मैं और मेरे जो एसपी थे वहाँ पे, हम लोग बाइक से चुनचुना पुंदा करके वहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ हम लोग बाइक से गए थे। तो वहाँ जाके मतलब जो लोगों के साथ बैठे तो लोगों की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वहाँ पे क्या एक्सेसिबिलिटी की दिक्कत थी, तो वो सब समझने के बाद मुझे लगा कि जो खासकर हमारे जो जोग्राफिकली जो टेरेन में हैं, जो गांव ऐसे हैं जो वेल कनेक्टेड नहीं है, वहाँ पे हमारा एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाता है। तो हम लोगों ने वहाँ से बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की, जो आज भी चल रहा है। बाद में उसको कवर्धा में भी स्टार्ट किया था और कवर्धा में भी काफ़ी सक्सेसफुली वो रन कर रहा है। तो वो एक चीज़ है जो सस्टेनेबल भी रही और मुझे थोड़ा सा क्लोज टू माई हार्ट जिसको कहते हैं वो है। वो सीबीआई के एक्स चीफ से सर रंजीत सिन्हा साहब, उनकी बेटिया से आपकी शादी हुई सर, वो इतने बड़े पद में थे, बहुत सारे आईएएस मिल सकते थे, उनको अवनीश शरण में क्या दिखा जो
पूरे देश के आईएएस में केवल एक आईएएस को सेलेक्ट करे, वो भी छत्तीसगढ़ के अवनीश शरण को? अब डायरेक्टली तो मैंने कभी नहीं पूछा उनसे, बट उनको लगता था कि इसका जो स्ट्रगल इसने काफ़ी किया है लाइफ में, और चूँकि वो मैं बिहार का हूँ, वो भी बिहार के थे, तो दूसरा कुछ चीज़ें मेरे में पसंद आई होंगी। मेरी जैसा बताते थे, मेरी सिंप्लिसिटी उनको अच्छी लगती थी, और एक जो परिवार को साथ लेके चलने वाली बात, और तो उनको लगा कि नहीं, मैं बेहतर ऑप्शन होऊंगा। कितना ज़रूरी मानते हैं परिवार का प्रॉपर साथ रहना सर? नहीं, बहुत ज़रूरी है परिवार का साथ देना, अदरवाइज़ फिर आप जो प्रोफेशनल चीज़ें हैं उसको भी पर्सनल लाइफ में लाते हो, आप टेंशन में रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो। तो परिवार का एक संतुलन, एक जो पारिवारिक जीवन है उसके बीच में संतुलन बहुत ज़रूरी है। तो एज़ कलेक्टर तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, बट डायरेक्टरेट में जब मेरी पोस्टिंग हुई है तो समय मिल जा रहा है, और इसमें एक जो बेहतर जीवन साथी है जो आपकी चीज़ों को समझ सके। क्योंकि मेरी वाइफ है, उसका भी जो बैकग्राउंड है वो सारे मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज में उनके पापा नाना जी सब लोग रहे हैं, तो उसको भी एक आइडिया था शुरू से भी कि हाँ उतना टाइम ये दे नहीं पाएंगे, तो उसी हिसाब से उसने खुद को भी एडजस्ट किया। मेरे को भी थोड़ा सा उसने मतलब संतुलन जो होता है प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में उसमें बनाने में मदद की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की खुद भी एम्प्लॉई है, तो वो चीज़ें वो भी समझती हैं, तो बहुत ज़्यादा मेरे को किसी चीज़ के लिए उसने कभी फोर्स नहीं किया कि मुझे आपका पूरा समय चाहिए या इस तरह का जो आमतौर पे होता है पारिवारिक जीवन में। तो उसने बैलेंस करने में काफ़ी मदद की मुझे। सर 2 बिटियां हैं आपकी, और घुड़सवारी बहुत अच्छा करती है वेदिका, मैंने फोटोग्राफ्स भी कई बार देखे सर। तो क्या उसके लिए अभी से उसने कुछ अपना गोल तय करके रखा है, या शरण फैमिली ने कुछ तय करके रखा है कि वेदिका कहाँ तक जाएगी, उसे क्या बनना चाहिए? नहीं, शरण फैमिली में तो यही तय हुआ है कि वो अच्छी नागरिक बने, देश की एक अच्छे सिटीजन बने। उसने जो तय किया है वो हर हफ्ते बदलता है उसका। जब अच्छी घुड़सवारी करती है तो बोलती है मुझे हॉर्स राइडर बनना है, जब अच्छा पढ़ाई करती है तो बोलती है मुझे डॉक्टर बनना है, फिर अगले दिन कोई मूवी देख लेती है तो उसको लगता है मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है। तो बच्चे इस एज में वैसे भी कोई अपना गोल सेट नहीं कर सकते, बट इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस देना चाहिए पेरेंट्स को, टीचर्स को, कि बच्चा डिसिप्लिन्ड रहे, उसको टाइम जो मैनेजमेंट है अभी से ही सिखाना चाहिए कि हाँ टाइम लाइन में सारा काम कर ले, और स्ट्रेस फ्री रहे। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए कोई हॉबी ज़रूरी है, उससे आप बात करें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें कम से कम वीकेंड पे। ये चीज़ों का हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, मैं भी ध्यान रखता हूँ, मेरी वाइफ भी, और जो घर के बाकी लोग हैं वो भी उनसे लगातार वेदिका और छोटी वाली से फ़ोन पे संपर्क में रहते हैं। अवनीश शरण जी अपना स्ट्रेस कैसे दूर करते हैं? मैं स्ट्रेस दूर करता हूँ, सच पूछिए तो मैं प्लेग्राउंड जाता हूँ, मेरी मतलब हॉबी है क्रिकेट खेलने की, बैडमिंटन में खेलता हूँ, मैं थोड़ा वर्कआउट भी कर लेता हूँ, तो उससे मेरा स्ट्रेस जो है वो काफ़ी कुछ हद तक रिलीज़ हो जाता है। और मैंने जो एक आदत बनाई है कि मैं जो प्रोफेशनल मेरी चीज़ें हैं, ऑफिस की जो चीज़ें हैं, उसको घर पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ। उस कारण से कभी कभी मेरी वाइफ भी दुखी रहती है कि आप ऑफिस की चीज़ों को बताते नहीं हैं। मैंने कहा वो बताऊँगा तो तुम्हें भी स्ट्रेस होगा, मैं भी स्ट्रेस लूँगा, तो घर की चीज़ों में घर पे ऑफिस की चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ। एक आखिरी सवाल सर, जो भी बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आज से अगर शुरू करता है, उसको ये मन में लग गया कि उसको इस कंपटीशन में, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेलेक्ट होना है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? किसी भी बच्चे को जब वो आगे बढ़ता है तो सबसे पहले वो ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने टाइम को सही से मैनेज कर सकें, आप एक अनुशासन जीवन जिएं, माता पिता की ज़रूर बात माने, टीचर्स की बात माने, कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। और अब जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, करियर की तरफ बढ़ते हैं, तो अपने लाइफ को एक स्ट्रक्चर्ड वे में जीना चाहिए कि हमें कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी पता होना चाहिए। जो आसपास के बहुत सारे भटकाव होते हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो, एक अच्छा ग्रुप बनाएं। अच्छा ग्रुप का मतलब होता है जिसमें आप हर चीज़ डिस्कस कर सकें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक अपना मेंटोर बनाएं, जैसे मैंने अपने चाचा को अपना मेंटोर बनाया, तो आप भी किसी को मेंटोर बनाएं जो आपको हर चीज़ के लिए गाइड कर सकें। अपने माता पिता के साथ समय बिताएं, चाहे वीकेंड्स पे ही हो, कम से कम उनके साथ टाइम बिताएं। टीचर्स के साथ आप वो चीज़ ज़रूर डिस्कस करें जो आपको पढ़ाई में परेशान कर रही हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप लगातार करते रहेंगे तो आपकी आदत में आपकी पर्सनालिटी का एक पार्ट बन जाएगा। तो आगे जब बढ़ेंगे तो आप एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना बैलेंस्ड लाइफ और एक डिसिप्लिन लाइफ आप जीना शुरू कर देंगे, तो आप निश्चित रूप से किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे अवनीश शरण साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है, देखिए, और कहना कि आपने पूरा इंटरव्यू सुना होगा कि मार्कशीट कुछ नहीं तय करती, न 10वीं की, न 12वीं की, न ग्रेजुएशन की। तय करती केवल आपकी मेहनत। जितनी ईमानदारी से आप मेहनत करेंगे, जितनी ईमानदारी से आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे, निश्चित तौर पर वो मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। तो अवसरनामा में आज के लिए इतना ही।
अगली बार फिर किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।